तो आज हम 25 जून को जो भी करंट अफेयर्स के न्यूज़ में बन रखे थे उनको कवर कर रहे हैं और ये सारे न्यूज़पेपर यहाँ पे कवर किए जाते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल जो आपके न्यूज़ में बन रखा था। तो यहाँ पे एक एक्सकवेशन यानी कि एक साइट को डिसाइड किया गया कि यहाँ पे हम डिगिंग शुरू करेंगे और जो भी एविडेंसेस यहाँ से निकल के आएंगे उनके बारे में पता लगाएंगे। तो 127 साल पहले ये डिगिंग शुरू कर दी गई थी, जहाँ से हमें 2300 साल पुराने ये कैस्केट मिले हैं। अब कैस्केट आपने बुद्धिज़्म में सुना होगा, त्रिपिताका वर्ड एक आता है, वहाँ पे त्रि का मतलब होता है 3 और पिताका का मतलब होता है कैस्केट। तो कैस्केट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर कोई वैल्यूएबल चीज़ स्टोर करी जाती है। जैसे उस टाइम पे बुद्धा जी के जो रेलिक्स हुआ करते थे वो भी तो एक तरह से इंपॉर्टेंट ही थे, या फिर जेम्स हो गए, पर्ल्स हो गए, सोना चांदी, वो सब किस में स्टोर कर लिया जाता था, इन कैस्केट्स के अंदर। तो एक ग्लास का कैस्केट मिला है, इस वजह से न्यूज़ में था। अगेन इसको हम डिटेल में देखेंगे। दूसरा जो आर्टिकल है आपका वो ब्रिक्स का पार्लियामेंट्री फोरम हुआ था। अब देखो यहाँ पे समिट की बात नहीं करी गई है, यहाँ पे बोला है पार्लियामेंट्री फोरम, यानी ये इनफॉर्मल सी मीटिंग होती है, सारे यहाँ पे इकट्ठे होंगे, कुछ बातचीत करेंगे। जैसे इंडिया के अंदर पहलगाम अटैक हुआ, तो इस बार जो टेररिज्म को लेके बातचीत है वो यहाँ पे करी गई। तो हमें ब्रिक्स के बारे में डिटेल में देखना है। इवन आपके यूपीएससी 2025 का अगर आप पेपर खोल के देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। दूसरा जो आर्टिकल है वो एक्सियोम मिशन 4 को लेके है, 4 नंबर पे है, मतलब इससे पहले 3 भी हुए होंगे। देखो इसको डिले ही किया जा रहा है, वाई टाइम, रीज़न क्या क्या है। पहले यहाँ पे जो लिक्विड ऑक्सीजन थी, क्योंकि फ्यूल को अगर बर्न करना है तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो इसकी लीकेज कर रही थी, तो इस वजह से पोस्टपोन हुआ। उसके बाद यहाँ पे हैवी एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से एक्सियोम मिशन की कोई भी पोस्टपोन के बाद डेट नहीं दी गई है। तो अगेन एक्सियोम 4 मिशन के बारे में देखेंगे। फिर कुछ दवाइयाँ आपकी न्यूज़ में थी। यहाँ पे रेयर डिजीज़ के बारे में बात हुई थी। रेयर डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो आपको 1 मिलियन या फिर 1 बिलियन पॉपुलेशन में कोई एक आध पेशेंट मिलेगा उस बीमारी वाला, ठीक है। तो बहुत कम डिजीज़ होती हैं ये और रेयर होती हैं, इसी वजह से जो दवाइयाँ हैं इनकी वो सारे नहीं बनाते। स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कुछ दवाइयाँ हैं वो नहीं बनती और वो बाहर से खरीदनी पड़ती है। और इवन जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उसमें आप देखोगे 50 लाख तक की हेल्प कर दी जाती है, फाइनेंशियल हेल्प, पर जो मेडिसिन का खर्चा है वही 80 लाख तक क्रॉस कर जाता है, क्योंकि बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे एम्फेसाइज करा है कि इंडिया के अंदर भी इन मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। एंड एक आर्टिकल आपका इंडिया और दूसरा सेंट्रल एशिया का जो डायलॉग हुआ उसको लेके न्यूज़ में था। कहाँ पे हुआ ये डायलॉग? तो न्यू दिल्ली में हुआ। कहाँ से शुरू हुआ था? तो उज़्बेकिस्तान का जो जहाँ से बाबर आए थे, समरकंद वाले एरिया में ये पहली बार करा गया था। तो क्या है सेंट्रल एशियन डायलॉग? उसके लिए आपको सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले 127 साल पहले एक एक्सकवेशन शुरू हुई थी जिसमें हमें बुद्धिस्ट के रेलिक्स मिलते हैं और ये क्रिस्टल का जो ये बना हुआ कास्केट है ये यहाँ पे मिला है। जीएस पेपर 1 इंडियन हिस्ट्री, उसमें आप बुद्धिज़्म पढ़ते हो, वहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने फॉर द फर्स्ट टाइम बोला है कि हम इनको रिकॉग्निशन के लिए रखेंगे। जितने भी ये एविडेंसेस मिलते हैं हमें पास से, उसको हम एक्सपोजिशन के लिए रखेंगे, यानी ये लोग आएंगे, बिड लगाएंगे, बोलियां लगाएंगे और इनको खरीदेंगे। तो ये पहली बार हो रहा है कि आपको कोई पुरानी चीज़ मिली है और आप उसको एक्सपोजिशन के लिए लगा रहे हो। और ये जो कैस्केट मिला है ये साक्य क्लैन से बिलोंग किया करता था। और जो स्तूप बाद में अशोका ने बनवाए थे, आपको याद होगा, मौर्यन हिस्ट्री आप पढ़ते हो जब, मैंने आपको हिस्ट्री के लेक्चर्स में ये करवा रखा है, आप एक बार प्ले लिस्ट को भी चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे साक्यस के बारे में पढ़ा था। साक्य क्लैन से ही तो बिलोंग करते थे सिद्धार्थ कौन थे? तो बचपन का नाम था बुद्धा जी का, मतलब 30 साल की आयु से पहले उनका नाम सिद्धार्थ ही हुआ करता था। फिर 29 ईयर्स के हुए तो उन्होंने घर बार छोड़ दिया था, ठीक है। तो अभी क्या किया है, इस कैस्केट को कहाँ पे स्टोर किया है? तो म्यूजियम है कोलकाता का, कोलकाता म्यूजियम। ये म्यूजियम पहले जाना जाता था इंपेरियल म्यूजियम के नाम से, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स आपको पता है अड्डा जमा के बैठ गए थे, तो नाम इंपेरियल म्यूजियम हुआ करता था। कितने साल पुराना है? तो 2300 साल पुराना है। जो 127 साल लिखे है ना, ये इसका मतलब है कि एक्सकवेशन इतनी पुरानी है, इतने टाइम से यहाँ पे एविडेंसेस को फाइंड आउट करने की ट्राई करी जा रही थी। और लोकेशन देखोगे तो उत्तर प्रदेश का पिपरवा कापिल वास्तु वाला, जो जिसको एंशियंट कापिला वास्तु भी बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है एक्सकवेशन ये 1898 में शुरू हो चुकी थी। इससे पहले एक और एविडेंस मिला था, ये फिश शेप का एक कैस्केट मिला था और इसके अंदर गोल्ड और जेम्स वगैरह स्टोर थे, अभी भी स्टोर ही है, किसी ने निकाले नहीं। और ये साक्य क्लैन की पूरी फैमिली, जो लड़के थे उस फैमिली के अंदर, उनकी बीवियाँ, उनके बच्चों ने ये सारे कैस्केट्स बनाए थे और उनको 18 फीट डेप्थ नीचे बरी कर दिया था।
अब अगर पुरानी स्टोरी पे चलें, क्योंकि एक्सकवेशन तो यहाँ पे 1890 की 8 की हो रही है, मतलब मॉडर्न पीरियड की बात हुई, तो एक विलियम क्लैक्सटन पेपे थे, ब्रिटिश एस्टेट का एक मैनेजर हुआ करता था, उसी का लड़का था ये विलियम क्लैक्सटन जो आपको पहली पिक्चर दिख रही है। इन्होंने क्या किया, 18 फुट शाफ्ट बनाई थी और वहाँ पे इनको सैंडस्टोन भी मिला था, सैंडस्टोन का कॉफिन बॉक्स ये आपको नीचे दिख रहा है, जिसके अंदर सेक्रेड बोन्स थी और एशेज रखी हुई थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, अभी ये एशेज मिली, ये थी बुद्धा जी की, तो उस टाइम पे वाइस रॉय ऑफ इंडिया हुआ करता था लॉर्ड एल्गिन टू। इसने क्या किया, थाईलैंड का एक राजा था साइमिस किंग रामा 5, उसको ये गिफ्ट में दे दिया और कॉफिन जैसा इंडिया के इंपीरियल म्यूजियम के अंदर स्टोर करके रख दिया। ठीक है, मतलब जो खास सी चीज़ थी वो गिफ्ट में दे दी, और जो अपने खास उतने काम की नहीं थी वो कॉफिन था, मतलब जिसके अंदर वो एविडेंसेस मिले थे, वो कॉफिन अपने पास रख लिया। ठीक है, तो दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। अब आते हैं ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम के ऊपर। सबसे पहले तो ये जो ब्रिक का आइडिया था, पहले ब्रिक हुआ करता था, स्मॉल एस लिख देते थे क्योंकि 4 कंट्रीज आती थी। बी से आ जाएगी ब्राज़ील, आर से आ जाएगा रशिया, ठीक है, और आई से आ गया इंडिया, सी से आ जाएगा चाइना। तो ये पहले 4 कंट्रीज ही हुआ करती थी और उस टाइम पे इसको ब्रिक बोलते थे। जिम ओ नील था एक, उसने ये आइडिया दिया था कि हमारा भी ऐसा कोई ग्रुप होना चाहिए, जैसे यूएस वगैरह P5 बना रहे थे, G7 बना रहे थे, तो उसी तरह से एशिया के अंदर भी ऐसी कंट्रीज़ का होना ज़रूरी था। खैर G7 में आपको चाइना तो मिल ही जाता है, पर सॉरी चाइना नहीं मिलता, उसमें कनाडा आता है, सो सॉरी माय मिस्टेक। तो जिम ओ'नील ने कॉन्सेप्ट दिया कि एशिया के अंदर भी ऐसी ग्रुपिंग होनी चाहिए। तो फिर 2010 के अंदर जाके साउथ अफ्रीका भी ऐड हो जाता है और जिस वजह से ये ब्रिक ना रह के बन चुका था ब्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे 2 शब्द आते हैं। समिट की अगर बात करें तो जैसे 2024 का रशिया में हुआ था, काजन लोकेशन है, इस साल का ब्राज़ील में हुआ है 2025 का, तो ये सारे समिट हुए थे। अभी समिट नहीं हुआ है, अभी पार्लियामेंट्री फोरम हुआ है, पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई है, यानी कि हर एक कंट्री के जो भी इस ब्रिक्स के मेंबर हैं, अभी के टाइम पे आपको टोटल मिलेंगे 10। पहले देखो ये 5 थे, 2024 में 4 और ऐड हुए, फिर 2025 में इंडोनेशिया को ऐड करा गया, और यही क्वेश्चन आपकी यूपीएससी 2025 में भी पूछा गया था। तो जो सबमिट होती है ये फॉर्मल मीटिंग होती है, यहाँ पे आना डेलीगेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और स्पेशली यहाँ पे जो किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो विजिट करते हैं सबमिट जब होता है। पर जब पार्लियामेंट्री फॉरम होता है तो कोई भी डेलीगेट आ सकता है। यहाँ पे सरकारें देखेंगी कौन सबसे वेला बैठा हुआ है, उसको भेज देंगे इस मीटिंग के अंदर और बोल देंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसको आपने लिख लेना है अपने पास नोटबुक बना के। अब तो नोट पैड आ गए, पहले नोट्स बनाया करते थे। तो GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक वहाँ पे आता है, उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो 16 समिट, अगर समिट की बात करी जाए तो वो काजन रशिया में हुआ था, और अगर 2025 के समिट की बात करेगी तो वो रियो डी जेनेरियो में हुआ, विच इज़ लोकेटेड इन ब्राज़ील। पर ये जो 11th ब्रिक्स का पार्लियामेंट्री फोरम हुआ है ये भी कहाँ पे हुआ है, ब्राज़ील के अंदर, और जो 12वां ब्रिक्स है वो होगा अपना नेक्स्ट ईयर इंडिया के अंदर। तो ये पार्लियामेंट्री फोरम की बताई हैं लोकेशंस, और ये वाली सबमिट की थी। अभी 2025 वाला तो हो गया ब्राज़ील के अंदर, ठीक है, तो 12वां जो ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम आएगा वो अपने इंडिया के अंदर होगा। अगेन आई एम सेइंग पार्लियामेंट्री फोरम, यहाँ पे मैंने बोला, बाकी मीनिंग क्या है इनका वो मैंने आपको बता दिया। बाकी ब्रिक्स को क्यों बनाया था कि जो एशिया वाली साइड की कंट्रीज़ हैं उनके बीच में भी कोलैबोरेशन होनी चाहिए, अपने इकॉनमी जो भी कैसे आप बूस्ट कर सकते हो ट्रेड को, वो सब चीज़ों के ऊपर ये फोकस रखते हैं। देन जेनेसिस कब हुई, तो 2001 में जिम ओ नील करके एक बंदा था, उसने ये टर्म कॉइन करी ब्रिक, जिसमें पहले 4 ही कंट्रीज थी। 2009 में फाइनली जो ब्रिक था उन्होंने बोला कि हम साउथ अफ्रीका को भी ऐड करेंगे, और 2010 में फाइनली ये जो साउथ अफ्रीका है यहाँ पे ही मीटिंग भी करी जाती है और साउथ अफ्रीका को ऐड भी कर लिया जाता है। पर अभी के टाइम पे 5 कंट्री तो ये आ गई ब्रिक्स वाली। अभी के टाइम पे आप देखोगे 2024 में 4 नई कंट्रीज ऐड हुई थी, कौन कौन सी थी, तो आंसर विल बी, एक है ईरान, दूसरा है इथोपिया, तीसरा है इजिप्ट, और चौथा है UAE। इवन सऊदी अरेबिया को भी इनविटेशन दिया गया था पर इन्होंने मना कर दी है। अर्जेंटीना को भी इनविटेशन दिया गया था, इन्होंने भी साफ मना कर दी थी। सऊदी अरेबिया ने ना लटका सा रखा हुआ है अभी तक, ना हाँ है पूरी ना है, पर अर्जेंटीना ने पूरी तरह से मना कर दिया। फिर 2025 में एक और कंट्री ऐड होती है, वो है इंडोनेशिया, और ये भी आपके इस बार यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। देन आते हैं एक्सियम 4 मिशन के ऊपर। यहाँ पे आपको 2-3 बातें याद रखनी हैं जो प्रिलिमिनरी पेपर में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले कौन कौन सी कंट्रीज़ के एस्ट्रोनॉट जाएंगे इसमें, तो ऑब्वियसली नासा तो नहीं बोलेंगे, US बोलेंगे।
क्योंकि जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स वो इसको लॉन्च करने वाले हैं, पर अभी तक ये पोस्टपोन ही हो रहा है, तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो सबसे पहले तो यूएस आगे और अपने इंडिया के हैं जो कि इसको पायलट भी करने वाले थे, जो रॉकेट चलाना था वो सारा काम इन्हीं का था, ठीक है। शुक्ला साहब सुन रहे होंगे आप बार बार से नाम। इंडिया के बाद दूसरी कंट्री आ जाएगी अपने पास, दैट इज़ हंगरी, ठीक है। हंगरी भी यहाँ पे इंक्लूडेड थी। और एक जो आपने यहाँ पे कंट्री का नाम ध्यान में रखना है वो आई थिंक पोलैंड है, एक बार फिर भी चेक कर लेंगे, आई विल पिन इट इन द कमेंट। यस, पोलैंड ही था, ठीक है, पोलैंड। एक बार फिर से मैं चेक कर लूँगी, स्टिल थोड़ा सा डाउट आ रहा है अचानक से। तो एक्सियम 4 मिशन की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 गगनयान एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करा गया था इंडिया के, जिसमें से शॉर्ट लिस्टिंग हुई 2 लोगों की और 2 में से भी फिर एक जा रहे हैं हमारे शुक्ला साहब। अब फर्स्ट इंडियन कौन थे जो स्पेस में गए थे? तो राकेश शर्मा थे। उस टाइम पे सोवियत यूनियन की हमने हेल्प ली थी और उस मिशन का नाम था सोइज T11, ठीक है। राकेश शर्मा स्पेस फ्लाइट ये गई थी अप्रैल 3, 1984 को, और ये कोलैबोरेशन था इसरो का और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम। पर आज के टाइम पे रशिया का आप स्पेस एजेंसी सुनोगे रोस्कोमोस, नाम बदल गया क्योंकि यहाँ पे 1984 की बात हुई है, 1991 में जाके आपके सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन भी हुआ था। 7 दिन और 21 घंटों के लिए ये मिशन करा गया था। और यहाँ पे गगनयान मिशन की अब बात ही होगी है, तो ये भी इंडिया का ह्यूमनॉइड मिशन होने वाला है, जिसमें 3 फेजेस आएंगे। पहले फेज़ में सिर्फ टेक्निकल चेक रहेगा, दूसरे फेज़ में रोबोट को भेजा जाएगा जो कि हाफ ह्यूमनॉइड है, यानी कि पेट तक का ही रीजन उसका होगा, और उसका नाम है वयोमित्र। और जो तीसरा फेज़ आएगा उसमें भेजा जाएगा एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। तो ये गगनयान मिशन है, ये भी अभी अपना हुआ नहीं है। अब एक्सियम 4 मिशन की बात करें तो इसमें स्पेसक्राफ्ट कौन सी यूज़ होगी? तो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, और वहीं पे रॉकेट फैल्कन 9 है, और ये रीयूजेबल है, यानी कि अपनी जगह पे दोबारा से वर्टिकल पोजीशन में आके लग जाता है। तो दैट इज़ योर स्पेस एक्स का फैल्कन 9। कौन सी ऑर्बिट में जाएंगे? तो लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे। 10 जून 2025 को डिसाइड हुआ था, पर अभी तक ये पोस्टपोन ही हुआ है। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन के? तो सबसे पहले तो रिसर्च प्रोवोक करना है। एक इंसान की क्यूरियोसिटी होती है कि स्पेस के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे। स्पेस सेंटर कहाँ पे है इनका? तो कैनेडी स्पेस सेंटर आ जाएगा, यूएस के अंदर। अगेन इनोवेशन करनी है हमें, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, वहाँ पे जाके कुछ बीज वगैरह बोएंगे, देखेंगे कि क्या ये मिशन ठीक से सक्सेसफुल हो रहा है। और यही सवाल आपसे पूछ लिया था यूपीएससी 2025 ने, ठीक है। पार्टनरशिप का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आपने एसडीजीज़ के बारे में सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसका एसडीजी नंबर 17 है, टोटल गोल इसमें है भी 17 ही, और 17वां बोलता है पार्टनरशिप, कि अगर ग्रोथ करनी है अच्छे से तो आपकी पार्टनरशिप होनी चाहिए वेरियस कंट्रीज़ के साथ। बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को तो प्रोवोक करना ही है। स्पेसक्राफ्ट और क्रू, यहाँ पे आप देखोगे टूरिज्म के पर्पस से भी इसे प्रमोट करा जा रहा है। अब देखो ब्लू हॉरिजॉन के बारे में आपने सुना होगा, देन स्पेस एक्स है, ये लोग टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। ये क्या करते हैं, ज़मीन से ना 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाते हैं, और वहाँ पे एक लाइन आती है जिसे कहते हैं करमन लाइन। इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं और वापस ले आते हैं कि लो देखो स्पेस आ गया और चलो वापस। देन आता है ड्यूरेशन एंड एक्टिविटीज़। तो एक्सियम मिशन का डिसाइड करा गया है कि ये 14 डेज तक लास्ट रहेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाएंगे, और ये जो आईएसएस था ये अकेला यूएस ने नहीं बनाया था, यहाँ पे रशिया भी इन्वॉल्व था, कनाडा भी इन्वॉल्व था। उसको देखते हैं तो 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डिप्लॉय करा गया था। यहाँ पे जो फर्स्ट क्रू भेजा गया था वो 2000 में भेजा गया था, नवंबर 2, 2000 में। और मेन पर्पस क्या था? एस्ट्रोबायोलॉजी को और अच्छे से अंडरस्टैंड करना, एस्ट्रोनॉमी को और अच्छे से अंडरस्टैंड करना, फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना। और साथ में ऑल्टीट्यूड कितना है? तो 400 किलोमीटर तक का है। और ये आईएसएस अर्थ के अराउंड कितने चक्कर लगा लेता है एक दिन में? तो लगभग 15.5 चक्कर मार लेता है। एक चक्कर इसका 93 मिनट्स में हो जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट अगर कोई स्पेस में है तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही है। अब इससे पहले आपने एक स्पेस डेक्स करके एक मिशन भी सुना होगा। स्पेडेक्स जो मिशन था, स्पेस में डॉकिंग करवाई गई, यानी कि 2 मशीनों को जोड़ दिया और यहाँ से फ्यूलिंग करी गई दूसरी मशीन के अंदर। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मान लो कल को क्रू मेंबर्स को चेंज करना है तो आपको डॉकिंग आनी चाहिए। तो इंडिया ने ये 2 बार कर ली है, ठीक है। तो हम डॉकिंग में अब एक्सपर्ट बन ही चुके हैं सॉर्ट ऑफ। बाकी जब ह्यूमन बींग्स को भेजेंगे तब लगेगा पता असली जो रिजल्ट्स हैं। देन आते हैं पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज। आईएसएस जब बना था तो देखो रशिया और यूएस की उस टाइम पे राइवलरी हुआ करती थी। तो रशिया ने बोला मैंने अपना कमरा अलग से रखना है, तो इनका ऑर्बिट अलग से था, बाकी सभी का एक ही ऑर्बिट था। तो इस तरफ आ गई रोस्कोमोस, ठीक है। 1998 में जाके ये डिप्लॉय करा गया। तो 1991 के बाद तो रशिया की फॉर्मेशन हो चुकी थी, और बाकी के कमरे में बैठे हुए हैं यूएस से, जापान की जाक्सा है,
यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, और कनाडा की कैनेडियन स्पेस एजेंसी आ जाएगी CSA। तो इन सभी ने मिलकर बनाया था इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। ये देखिए 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करा था। एक रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट था जिसे सिर्फ रशिया ऑपरेट कर रहा था, पर बाकी सभी जो एक कमरा बचा उसमें बाकी सारे थे, कनाडा, जापान, USA। नाउ ये रेयर डिजीज़ वाला आपका आर्टिकल है। रेयर डिजीज़ नाम से ही पता लग रहा है ये बीमारी आपको ज़्यादा नहीं मिलती, बहुत कम होगी। तो यहाँ पे 2 बीमारियों के बारे में बात करी गई है, एक है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी और दूसरी है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो GS पेपर 1 आएगा यहाँ पे, इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सेबा की यहाँ पे स्टोरी है, जो लड़की सोई हुई है ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से सफ़र कर रही है, पर इसकी जो दवाई लगती है वो है रिजडीप्लाम। और रिजडीप्लाम एक स्वीडन बेस्ड फार्मा कंपनी है जिसका नाम है स्विस फार्मा जाइंट रोशे। रोशे इस दवाई को बनाता है जो रिजडीप्लाम है। और ये जो रिजडीप्लाम है ना, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी को काफ़ी हद तक रिलीफ दे देता है उस पेशेंट को, नॉर्मल लाइफ अपनी वो जी सकता है, जो काम करना चाहता है कर सकता है। अगेन स्पाइनल कॉर्ड तो उसमें पूरी डैमेज हो जाती है। रीज़न क्या है, एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है विच इज़ जीन SMN1 जीन, इसके अंदर म्यूटेशन हुई होती है। म्यूटेशन का मतलब है जो नेचुरल पैटर्न होना चाहिए था आपके जेनेटिक मेकअप के अंदर वो ना रह के उसकी जगह पे कोई और पैटर्न बन जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। तो ये बहुत रेयर डिजीज़ है। अगेन यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का जो कनेक्शन होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। जैसे आप कभी भी किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो आपका हाथ एकदम से पीछे हट जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे होती हैं मोटर न्यूरॉन्स। अब ये मोटर न्यूरॉन्स ही ना रहें तो आप वहाँ पे टच ही करते रहोगे, आपका हाथ जल चुका होगा, आप पीछे कर ही नहीं पाओगे, उसको रिफ्लेक्स एक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो उस केस में आप देखोगे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। स्पाइनल कॉर्ड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। CNS के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड आती है। वहीं पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन से रिलेटेड नर्व्स आ जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई नर्व्स आ जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा होता है, इसको नहीं हमें करना भी। और दूसरा, कंपल्सरी लाइसेंस के लिए बहुत सारे केसेस फाइल करे हैं कोर्ट के अंदर। एक इंडियन पेटेंट एक्ट है 1970 का और उसका सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 84। इसमें बोला जाता है कि जो भी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बाहर से हमें महंगी पड़ती हैं उनको इंडिया में प्रोवाइड करा जाए, ठीक है, और अफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड करा जाए। तो ये पिटीशन आज ही नहीं पढ़ रही, बहुत पहले से पढ़ रही हैं। तो दिस इज़ योर कंपल्सरी लाइसेंसिंग। सेम ये जो रिजडीप्लाम है इसका जो प्राइस है बाहर से हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, तभी यहाँ पे भी पिटीशन डाली गई थी कि किसी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी को ये लाइसेंस प्रोवाइड करा जाए कि वो दवाई भी बनाए। अब एक नेशनल पॉलिसी भी आई थी सरकार के द्वारा 2021 में, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ 2021। यहाँ पे 1000 लोगों को फाइंड आउट करा गया जो रेयर डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे, और सेबा जिसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हो रखी है वो भी इसमें से एक थी, और इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई 50 लाख रुपए की। पर दिक्कत क्या थी कि पैसा बीच में ही एग्जॉस्ट कर गया, क्योंकि इसका सालाना खर्चा लगभग 80 लाख रुपए के पास आ जाता है, ठीक है। तो एट्रोफी का मतलब होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरी डिग्रेड करना शुरू कर जाती है। देन दूसरी बीमारी यहाँ पे आपने सुनी सिस्टिक फाइब्रोसिस। यहाँ पे क्या होता है, जो आपके लंग्स होते हैं उनमें म्यूकस भरना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होता, और जब गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होता तो वो पर्सन निमोनिया वगैरह से सफ़र कर सकता है। इसके लिए जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए दवाई लाई जाती है वो है ट्राइकैफ्टा, और इसको US के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव दिया हुआ है। अब बेंगलुरु का एक पेशेंट है जिसको ये सिस्टिक फाइब्रोसिस हो रखी है, उसके जो लंग्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस भरा हुआ है, सांस में दिक्कत आती है, निमोनिया लाइक कंडीशन बन रखी है। अगेन यहाँ पे भी एक जीन के अंदर म्यूटेशन हुई है विच इज़ CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। तो देखो हेल्दी आपको ऐसे दिखेगा, और यहाँ भी देखो ग्रीन कलर का म्यूकस ही म्यूकस इसमें भर चुका है। म्यूकस जैसे मुंह के अंदर थूक होती है वैसे बॉडी में भी थूक लाइक सब्सटेंस होता है जिसे म्यूकस कहते हैं। तो ये जो ट्राइकैफ्टा है वैसे अर्जेंटीना में भी ये बनता है, वहाँ से अगर इसको खरीदें तो बेशक ये सस्ता पड़ जाता है, पर इंडिया के अंदर फिर भी ये महंगा ही रह जाता है। इसके लिए भी पिटीशन डाली जा रही है 20 साल से लगभग कि इसको भी कंपल्सरी लाइसेंस के अंडर लाया जाए, जो आपका इंडियन पेटेंट एक्ट है 1970 का। अच्छा, एक कंपनी है दिल्ली की फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम है नाटको फार्मा, और इनको अप्रूवल भी मिला था एक कंपल्सरी लाइसेंस के ही अंडर। नाम है उसका नेक्सावर नाम की दवाई। ये जो नेक्सावर है ये कैंसर ड्रग है, कैंसर के अगेंस्ट यूज़ होती है। और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनके लिए कंपल्सरी लाइसेंस के लिए पिटीशन डाली गई थी, जैसे एक है डेसाटिनिब, ये ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर के लिए यूज़ होती है, पर इसका कोई कंपल्सरी लाइसेंस अभी तक नहीं मिला है। डायबिटीज़ के लिए एक सीटाग्लिप्टिन आती है, तो इसके लिए भी अभी तक कंपल्सरी लाइसेंस नहीं मिला है। वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर के लिए ट्रांसट्यूजुमैब आती है, इसके लिए भी कोई लाइसेंस नहीं मिला है।
ठीक है, तो ये नाटको के बारे में आप याद रखेंगे, ये दिल्ली बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसके अलावा अगर इंडिया के अंदर ये रिजडी प्लान बन जाती है तो पर बॉटल का प्राइस यहाँ पे रिड्यूस होकर 13,900 रुपये ही बचेगा। तो कहीं ना कहीं जो स्कीम के अंदर 50 लाख रुपए की असिस्टेंस दी गई है रेयर डिजीज़ वाले पेशेंट्स को, वो यहाँ पे कंपनसेट हो सकती है। नेक्स्ट, चाइना और पाकिस्तान की अगर बात करें तो उनको ये दवाइयाँ सस्ते में पड़ रही हैं, उनको $3500 की ये दवाई पड़ जाती है। तो उनकी नेगोशिएशन कैपेबिलिटी में भी अच्छी हुई स्वीडन और यूएस के साथ, इसी वजह से इनको सस्ते में मिल रही हैं दवाइयाँ। नाउ जो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, ये इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया और सेंट्रल एशिया की बात हुई है। सेंट्रल एशिया को आप याद रखोगे कि K2U-T2। किर्गिस्तान, दूसरा आ जाएगा कजाकिस्तान, तीसरा आएगा उज़्बेकिस्तान, और चौथा आएगा तुर्कमेनिस्तान, और पांचवा आ जाएगा तजिकिस्तान। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज़ और साथ में इंडिया यहाँ पे बैठा हुआ था। क्या क्या बातचीत हुई, वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले ये डायलॉग शुरू हुआ था 2019 में, और समरकंद विच इज़ लोकेटेड इन उज़्बेकिस्तान, वहाँ से ये शुरू करा गया था। मेंबर कौन कौन है, तो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं और एक इंडिया आ जाएगा। कोऑपरेशन करना है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, एनर्जी, हर सेक्टर के अंदर ट्रेड को बूस्ट करना है, कल्चरल टाइज को बूस्ट करना है, स्टेबिलिटी बनाए रखनी है इन सारे एरियाज़ में। अब देखो, क्रिटिकल मिनरल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिए थे क्या होते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ मिनरल काफ़ी सारे होते हैं सेंट्रल एशिया के अंदर, पर वहीं पे इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं इनकी कमी है, तो हम उनसे परचेजिंग करेंगे, उसके ऊपर भी कोऑपरेशन करेंगे। टेररिज्म को कोऑपरेट करना है, यूनाइटेड नेशन को और ज़्यादा पंप देना है कि जो आपके कन्वेंशन बन रखे हैं इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर, उनके ऊपर कुछ फोकस करें। क्या रीज़न है उसके पीछे का, कि जो पहलगाम अटैक हुआ, इसी तरह से बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स हैं जो पाकिस्तान स्पॉन्सर करवाता रहता है, तो उनके ऊपर फोकस करा गया। कनेक्टिविटी और ट्रेड फैसिलिटेशन, एक आपने सुना होगा, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं आपके, टोटल आपको मिलेंगे 17। रेयर क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनकी एक्सट्रैक्शन टफ होती है। अबंडेंट तो ये हो सकते हैं, पर इनकी जो एक्सट्रैक्शन होती है वो काफ़ी टफ हो जाती है। नाउ यहाँ पे एक बात करी गई है, INSTC, अगेन यूपीएससी ने इसके ऊपर भी इस साल क्वेश्चन पूछा था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो यहाँ पे इंडिया कनेक्ट हुई है ईरान के साथ, ईरान से अजरबैजान के साथ, और ऊपर रशिया के साथ। ये देखो, जैसे ही हम ईरान के साथ कनेक्ट हुए तो इस तरफ ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से तो हम वैसे ही ट्रेड नहीं कर सकते, तो ऊपर की तरफ अफगानिस्तान है, इसके साथ भी हमारी कनेक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है उसके साथ भी कनेक्टिविटी इंक्रीज़ हुई। देन हम चले गए ऊपर की तरफ, दैट इज़ रशिया एंड ऑल। और दूसरा जो यहाँ पे पोर्ट मिलेगा आपको ईरान के अंदर, वो है चाबहार पोर्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, कनेक्टिविटी इंक्रीज़ कर ली है। कनेक्टिविटी का पॉइंट भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। और वाटर बॉडी, जैसे आप ईरान के साथ कनेक्ट होते हो तो नीचे पर्शियन गल्फ आती है, देन इस तरफ ओमान आती है, गल्फ ऑफ ओमान, ऊपर कैस्पियन सी आती है। कैस्पियन सी की कंट्रीज़ को याद रखना है तो क्रेट से आप याद रख सकते हो IT। ठीक है, ये आ गई कजाकिस्तान, ये आ गया रशिया, ये आ गया अजरबैजान, ईरान, और इधर तुर्कमेनिस्तान। तो कैस्पियन सी के साथ आपकी कनेक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगी। और फाउंडिंग मेंबर कौन कौन थे, तो इंडिया था, ईरान था, और रशिया। INSTC की यहाँ पे बात हुई है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब देखो, रास्ता भी कितना ईजी हो गया। ये जो पानी वाला रास्ता है ना, दिस वन, यहाँ पे लगभग 60,000 किलोमीटर का रास्ता पड़ जाता है। वहीं पे इस तरफ देखोगे तो आपको पड़ेगा लगभग 7200 किलोमीटर के आसपास, तो रास्ता भी रिड्यूस कर जाता है। तो अगर रास्ता रिड्यूस कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी कैरिंग कैपेसिटी होगी वो भी इंक्रीज़ करेगी, और आपको कस्टम ड्यूटीज़ भी कम देनी पड़ेगी, तो पैसे में भी कटिंग आ जाती है। बाकी फाइनेंशियल और डिजिटल इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है, जैसे इंडिया का UPI है, सारे वर्ल्ड में ये फेमस है। देन हेल्थ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर फोकस करा गया। एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बोली गई, और कुछ जैसे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया को सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने बोला है कि आपको हम सपोर्ट करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि वहाँ पे टोटल मेंबर तो 15 हैं, पर जो 5 मेंबर हैं वही परमानेंट है, जिन्हें P5 भी बोलते हैं। चाइना है, फ्रांस, रशिया, UK और US। बाकी के जो 10 मेंबर होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, यानी कि ये चेंज होते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि अब ये P5 ना रह के P6 हो, तो इंडिया को भी सपोर्ट किया है। देन आता है तापी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ये आ गया अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, और I फॉर इंडिया। तो जो तुर्कमेनिस्तान का गेलकाइश वाला गैस फील्ड है, वहाँ से गैस की सप्लाई करी जाती है इन 4 कंट्रीज़ के अंदर।
तो एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर हुई। इसके अलावा यूरेनियम ऑक्साइड हम लेके आते हैं फ्रॉम कजाकिस्तान। तो आज की बात नहीं है, 2009 से ये जो येलो कलर के आपको केक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये यूरेनियम के बने हुए हैं, तो ये भी हम सपोर्ट करते हैं। बाकी किर्गिस्तान के साथ हम एक एक्सरसाइज भी करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर नाम की, और काजिंद इंडिया और कजाकिस्तान के साथ है। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो कल रहेगा। अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग।